नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश चल दल बदलते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं या जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी टिकट कटने का पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है। और इसी के चलते इस समय जो सियासत गरमा चुकी है वो है दल बदलने की। कई बार कई नेता दल बदलते हुए नजर आ चुके हैं। तो वहीं इसी लाइन में खड़े हुए शाहजहांपुर जनपद के तिलहर विधानसभा से विधायक रोशनलाल वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने योगी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिले के एक बड़े मंत्री के कारण उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी। और विधायक बोले कि उनकी बीजेपी में उनकी सुनी नहीं जा रही है और विधायक का आरोप है कि हमारे काम में अड़ंगे डाले जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री की वजह से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है और फिलहाल समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो वहीं विधायक का आरोप है कि हाल ही में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कैबिनेट मंत्री ने बुलडोजर खड़े करवा दिए थे और साथ ही धमकाकर जबरन ब्लॉक प्रमुख जिताए थे। सपा ज्वाइन करने वाले विधायक रोशनलाल वर्मा का दावा है कि जिले और विधायक की बीजेपी छोड़ेंगे और भी विधायक जो हैं वो बीजेपी छोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग उनके संपर्क में हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर सीधे हम बीजेपी से बागी विधायक कहे जाने वाले रोशनलाल वर्मा से जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का दामन थामने की फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है और अब दामन थामा जाएगा और इससे शाहजहांपुर के साथ साथ यूपी की सियासत में एक बड़ा गठजोड़ सामने देखने को मिला है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो यूपी की राजनीति में एक बड़ा अहम व्यक्तित्व रखते हैं और उसके बाद अब उन्होंने बीजेपी से बगावत कर ली है। और तो वहीं रोशनलाल वर्मा ने भी कहा कि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे वहीं वो भी होंगे। समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे या नहीं, या वो जिस तरीके से 3 बार विधायक रह चुके हैं ये भी अब कयास तेजी से लगाए जा चुके हैं क्योंकि सत्ता बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन तिलहर विधानसभा का विधायक नहीं बदला। फिलहाल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर सीधे हम बागी विधायक रोशनलाल वर्मा से जुड़ेंगे। तस्वीरों में खेल खिलाकर बल्कि बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा से विधायक रहे रोशनलाल वर्मा है। बड़ा झटका इनको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये पार्टी तो बदल लेते हैं लेकिन पिछली 3 बार से जनता इनको बदल नहीं पाई और लगातार 3 बार से विधायक रहे हैं। या यूँ कहे कि विधायक की कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा वाला फंडा है। पार्टी कोई भी हो, विधायक जी लगातार अपना परचम लहराते हुए नजर आते हैं। आपको विधायक रोशनलाल वर्मा का कार्यकाल बताते हैं। 2007 में बीएसपी सरकार में बीएसपी से विधायक रहे, तो वहीं 2012 में सरकार तो बदल गई लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में बीएसपी से इन्होंने परचम लहराया। तो वहीं 2017 में दल बदलकर बीजेपी से विधायक बने। जी हाँ, सत्ता किसी की भी आए, विधायक तो रोशनलाल को ही बनना है, चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी पार्टी का सहारा लेना पड़े। और अब एक बार फिर से विधायक जी की छवि साफ होती नजर आ रही है। तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं विधायक रोशनलाल वर्मा के बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद खुशी से वो फूले नहीं समा रहे और आंखों में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से विधायक बनने का ख्वाब संजोने लगे हैं। इससे नाराज थे, क्यों छोड़ी आपने बात? आप वो फिर वही सवाल, हमसे बेहतर आप लोग स्वयं जानते हैं, आप तो छुपा तो है नहीं। इसमें जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, अतिपिछड़े हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सामान्य जात में, अगड़ों में जो भी कमज़ोर लोग थे सबकी अनदेखी की गई। और जिस बात को मैंने कमज़ोर की आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ को दाबा गया, मेरी बात सुनने नहीं दी गई, हर काम में अड़ंगा लगाया गया, हर काम रोका गया। पंचायत चुनाव में किस कदर गुंडागर्दी हुई। ध्यान से सुनिए नेताजी के शब्दों को।
सरकार के 5 साल तो पूरे होने जा रहे हैं, तो वहीं 5 साल पूरा होते होते विधायक जी को यह भी समझ में आ गया कि जिस सरकार में वो विधायक रहे उसमें उनकी बात नहीं सुनी गई, उसमें गुंडागर्दी हुई, उसमें उनके खिलाफ साजिश रची गई। और यही सब ठीक उसी से पहले जब बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने वाली और लिस्ट में कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी के 160 विधायकों का पत्ता साफ होने वाला है। उससे पहले विधायक जी ने अपना इरादा साफ कर लिया। हालांकि विधायक जी यहीं नहीं रुके और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर भी गंभीर आरोप लगा डाले। बता दें कि दोनों एक ही जिले से आते हैं और इससे पहले भी कई बार दोनों को आमने सामने देखा जा चुका है। तो अब पार्टी से बगावत के बाद जरा रोशन लाल वर्मा के और भी सुन लीजिए। अगर वाकई वो इतने जनप्रिय लोकप्रिय हैं, पूरे 5 साल तक परेशान करते रहे, चुनौती नहीं दी, मैंने ये कहा कि इतने लोकप्रिय हैं तो तिलहर से मैं चाहता हूँ तिलहर से चुनाव लड़ें। तो क्या कद्दावर मंत्री रहें, इस तरह का चैलेंज किन स्थितियों में आप दे रहे हैं? जनता की बदौलत, जनता गरीबों की बदौलत, पिछड़ों की बदौलत, दलित की बदौलत, जो कमज़ोर समाज के किसी समाज के लोग हों उनकी बदौलत दे रहे हैं। लड़ने आ गया भाई। शाहजहांपुर की राजनीति की बात की जाए तो हमेशा से यहाँ से बीजेपी में या बीजेपी सरकार में दखल रहा है। चाहे हम बात कर ले शाहजहांपुर के सदर विधानसभा से 8 बार विधायक की कुर्सी पर काबिज और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की, जो कांग्रेस का यूपी में खोते जनाधार के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार ने एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्री का पद दे दिया। और शायद इसी का झटका यहाँ 5 साल से पार्टी के सिपाही रोशन लाल झेल न सके और पार्टी से बगावत कर। अरे भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने एक तरीके से जन्म ही भारतीय जनता पार्टी में लिया था ओमकार सिंह सिंधौली के। उनके पास 56 वोट थे और 6 वोट मात्र जो शाहजहांपुर के एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके एक ठेकेदार थे, उनको प्रमुख बनाया गया। हमारे जो ओमकार सिंह थे उनके यहाँ बुलडोजर, मैं कहता रहा, मैंने यहाँ से लेके और मुख्यमंत्री जी से शिकायत की, प्रदेश अध्यक्ष जी से शिकायत की, ये अन्याय हो रहा, बुलडोजर लगा दिए गए, धमकाया गया, प्रशासन दम पर पर्चा वापस कराया गया। लेकिन तब तो आप भी भाजपा में थे, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अरे मैंने विरोध किया, अब आप पूरा विरोध किया, मेरा विरोध चला कहाँ भाई? वो तो एक तरीके से आप जानते हैं कि प्रदेश के दूसरे नंबर के नेता हैं, कहाँ चली हमारी? आप तो सत्ता में थे, फिर आपकी कौन नहीं सुन रहा है? आप तो सत्ता में थे, फिर आपकी कौन नहीं सुन रहा था? सत्ता में थे, कौन नहीं सुन रहा? अब तो भाजपा को बार-बार कह दिया, आप कौन थे, वो कौन मंत्री थे? अरे वो तो सीधी बात है, कौन मंत्री आप दोहरा रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे दमाद को, गंगा सागर वर्मा को, जिला पंचायत का चुनाव सुरेश कुमार खन्ना के देन हराना, उनके आदमी सारे लग गए, 200 वोटों से चुनाव हरा दिया। तो ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जो आपके लगातार अनदेखी कर रहे थे, आपके कामों में हड़ंगा लगा रहे थे, सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री की? बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी में जिस तरीके से शीत युद्ध चल रहा है तो वो खुलकर सामने आता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक रोशन लाल वर्मा सपा में शामिल होंगे और समाजवादी पार्टी क्या रोशन लाल वर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। तो इसी बीच एक यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने दंडाधिकारी ने ये नोटिस जारी किया है। 24 जनवरी को पेश होने के लिए भी उनसे कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि 7 साल से धार्मिक भावना भड़काने का चल रहा है केस। तो इसी के साथ हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से कल से उठापटक जारी है और आज फिर एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, तो इसको लेकर क्या कुछ असर पड़ेगा यूपी की राजनीति पर? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी जाएंगे समाजवादी पार्टी में?
देखिए प्रियव्रत, ये डैमेज कंट्रोल के जो हथकंडे होते हैं उसमें शुरू से कहा गया है कि शाम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां होती हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति या संस्थान को प्रभावित करने के लिए या समुदाय को प्रभावित करने के लिए हथकंडे आजमाए जाते हैं, और सियासत में तो ये आम बात है। अब ऐसे में जब लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मान रहे हैं और उनको रोकना आवश्यक है, क्योंकि बहुत लंबी सूची ऐसी है जिसमें अभी जो चल रहा है वो इतना ज्यादा साधारण नहीं है। अभी कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को भी स्पेशल चार्टर प्लेन से दिल्ली बुलाने की सूचना आ रही थी, और सुबह से उनको कहा जा रहा था आप तुरंत दिल्ली पहुंचे, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे थे। तो बहुत सारी बातें ऐसी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस वारंट को या इस नोटिस को कितना हल्के में या कितना भारी लेते हैं, और 24 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है, तो कहीं ना कहीं एक बीच में रास्ता दिया है कि ये समय है आपके पास। देखिए चंद्रशेखर जी, इससे साफ जाहिर होता है कि आप मानिए तो मानिए, वरना हम कोर्ट से भी आपको घसीटवा के ले ला सकते हैं बीजेपी में। देखिए सत्ता का यही प्रभाव होता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कई बार पार्टियां बदली हैं, तो उनको अच्छी तरह पता है कि पार्टी बदलने के दौरान किस किस तरह के झटके लग सकते हैं। तो इन झटकों से वो बहुत अच्छे तरह से वाकिफ हैं, और उनके पास इसका समाधान भी निश्चित रूप से होगा। देखिए नहीं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाकी एमएलए ने भी पार्टी से बगावत की है, और इससे यह भी साफ होता नजर आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद क्या है यूपी की राजनीति में, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। देखिए 8% वोटर है मौर्य और कुशवाहा, तो ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य निकल जाते हैं हाथ से, तो वो कितना नुकसान करेंगे इसका अंदाजा और अंदेशा दोनों है बिल्कुल। तो ऐसे में अब रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल त्रिशूल जी आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी और सामने आ रही है। इसी बीच मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा सामने आया है। यूपी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा सामने आया है। कल से कयास लगाए जा रहे थे कि 2 और मंत्री इस्तीफा देंगे, तो वहीं एक और मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है कि मैं आहत होकर यूपी सरकार से इस्तीफा दे रहा हूं। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर यूपी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा सामने आया है, और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी सरकार और इसकी नीति से आहत होकर इस्तीफा दे रहा हूं। दलित पिछड़ों की उपेक्षा के चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। यूपी सरकार के मंत्री हैं दारा सिंह, और अब उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आ गई है, एक और इस्तीफा। हम कहना चाह रहे थे कि वो सुबह से फोन नहीं उठा रहे थे, और परसों से लगातार उपेक्षा कर रहे थे कि फोन नहीं उठाना है, और अपने जो कहीं एक कदम उठा लिया है उस पर अड़े रहना है। और सुबह भी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था कि स्पेशल चार्टर प्लेन से उनके जाने की बात कही जा रही थी कि स्पेशल चार्टर प्लेन भेजा जा रहा है उनके लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई, और फिर दोपहर होते होते ये सब हो गया, जिसका इंतजार तो नहीं था भाजपा को, लेकिन सूचना पहले से थी, ये सब पहले से पता था। और केंद्रीय नेतृत्व ने सुनील बंसल, जो कि संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के, और स्वतंत्र देव सिंह, दोनों को कल एक चिट्ठी जारी करके कड़ी हिदायत दी थी कि कैसे भी हो ये डैमेज कंट्रोल रोका जाए, डैमेज को कंट्रोल किया जाए। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो इबारत इस समय सियासत की लिखी जा रही है, निश्चित रूप से भले ही सत्ता में बीजेपी कैसे भी लौट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो रहा है, और इस नुकसान का अंदेशा बीजेपी को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। प्रियव्रत चंद्रशेखर जी, देखिए जिस तरीके से ये कल से इस्तीफों का दौर जारी है, तो 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल चरम पर हैं, और इसके चलते पूरी सियासी बिसात बिछ चुकी है। तो इसका समाजवादी पार्टी फायदा उठाएगी, और किस तरीके से इसका घाटा जो है वो बीजेपी को सामने देखना पड़ सकता है?
चंद्रशेखर जी। देखिए प्रियव्रत, समाजवादी पार्टी इसका फायदा कितना उठाती है या नहीं उठाती है, बात ये नहीं है। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस बीजेपी का फेलियर रहा है, इस बात को बीजेपी को मानना होगा। और एक जो दावा है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, 11 करोड़ कार्यकर्ताओं से अधिक की पार्टी, उसके बावजूद भी आपके पास अगर विचारधारा में लोग सम्मिलित होते हैं और इस तरह सत्ता के मुहाने पर जब चुनाव होता है तो आपके पार्टी को छोड़ कर जाते हैं, तो फिर ये बहुत गहराई से सोचना पड़ता है कि विचारधारा का क्या और विचारधारा कितनी प्रभावशाली है, ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। और अब जो इस्तीफे धड़ाधड़ हो रहे हैं और जिस तरह मुंबई तक से आवाज आ गई, शरद पवार बोल उठे, संजय राउत का ट्वीट है आज का, कल संजय राउत ने ट्वीट किया था, तो निश्चित रूप से दिल्ली को देखा जा रहा है 2024 के संदर्भ में। और 2022 उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स का पावर हाउस कहा जाता है, और इस पावर हाउस में अगर बिजली कम बनती है बीजेपी की, तो निश्चित रूप से मानिए कि दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर होगी 2024 में, और खामियाजा उत्तर प्रदेश ही होगा अगर अभी भी इस समय भी अगर ये डैमेज को नहीं रोका गया तो। देखिए चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से इस्तीफों का दौर सामने आया और उसके बाद ये एमपी एमएलए कोर्ट से वारंट जारी किया गया है, तो इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी साफ होता है कि कोई गहरी क्षति जरूर पहुंची है इन दोनों लोगों को जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि ये इनको मनाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन भेजने की जो खर्चा है वो क्या होता है हम सभी जानते हैं। देखिए, ये आपको प्रियव्रत अच्छी तरह समझना होगा कि ये राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, ये राजनीतिक विचारधारा के संग, भाजपा के संग नहीं बढ़े हैं, ये बाराती हैं। और बाराती जैसा सम्मान जिस दिन इनका कम होने लगता है, इनको लगता है कि बारात जैसा सम्मान कम हो रहा है, उसी दिन ये जनमासा छोड़ के चले जाते हैं। इनके लिए सत्ता एक जनमासा है और इस जनमासे में ये सम्मान तक बने रहते हैं और अपने वर्चस्व तक बने रहते हैं। जहां इनके सम्मान और वर्चस्व को खतरा महसूस होता है, वहां ये अपना सब झोली डंडा उठा के निकल पड़ते हैं उस नए वर्चस्व की तलाश में कि आखिर वर्चस्व को कहां बचाया जा सकता है। चंद्रशेखर जी, तो क्या इनको वो नाराज मौसा और फूफा समझ लिया जाए राजनीति में, जो बारात बिल्कुल विदाई के समय पर है और ये नाराज बैठे हैं दोनों? भी अतिशोक्ति नहीं होगा। अगर अमित शाह एक रैली में बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश की रैली में, कि बुआ बहन और फूफा भी हमें कुछ नहीं कर सकते, तो फिर अगर ये सियासी परिपाटी बन चुकी है रिश्तों की उत्तर प्रदेश में, तो फिर इनको मौसा और फूफा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल सियासी बिसात बीत चुकी है, तो इसका घाटा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ जितने शिलान्यास और ये लोकार्पण करते नजर आए हैं इतने समय में, तो इसका घाटा क्या देखने को मिलेगा? क्या सरकार दोबारा बन पाएगी और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? त्रिशूल जी। देखिए प्रियव्रत, सरकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी होती है, कम से कम इलेक्शन मैनेजमेंट को लेके, वो इतनी धांसू और ताकतवर होती है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से 77 पे अगर बीजेपी पहुंच सकती है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतने विशाल बहुमत के बाद अगर कहीं भी नुकसान भी होता है तो बहुत कम, बहुत ज्यादा नुकसान कोई हो रहा है तो वो 30 से 40 सीटों का हो रहा है। और उसका गेम चेंजर प्लान बीजेपी लेके चल रही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने मायावती से, बसपा से, सतीश चंद्र मिश्रा से उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, तो वो गेम चेंजर प्लान बीजेपी के पास मौजूद है इस समय। बिल्कुल त्रिशूल जी, आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी से नेता राहुल आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, ये क्या हो गया देखते ही देखते? देखिए, जब चुनाव का जब समय है तो नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना आम बात है। और इससे जहां तक डैमेज कंट्रोल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रीजन आपको बताना चाहता हूँ कि जो विकास की जो गंगा की जो धार को
चलिए बढ़ाया विकास गया है गंगा पर उत्तर बाद में प्रदेश बात के कर लेंगे, अंदर। आज ये डैमेज कंट्रोल पे बात कर लेते हैं। क्या जरूरत थी, अगर नहीं कुछ हो रहा तो चार्टर प्लेन भेजने की क्या जरूरत थी, और केशव प्रसाद मौर्य को क्या जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत थी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए? देखिए, जब आप हमारे साथ हमारे परिवार में सम्मिलित होते हैं तो कहीं अगर ऊंच नीच होता है तो उसको मनाने की जवाबदेही परिवार के सदस्यों को जरूर होती है। और रही बात चार्टर्ड प्लेन की, तो इसकी कोई सूचना हमें नहीं प्राप्त है जिससे ये जिक्र किया जाए कि चार्टर्ड प्लेन जा रहे हैं उनको लेकर दिल्ली तलब करने के लिए। ये जरूर है कि दिल्ली उनको बुलाया गया है कि अगर कहीं कोई नाराजगी है तो बैठकर हम 1 to 1 करके इसको खत्म कर सकते हैं। और यही नहीं, जो हमारे मौर्य जी का जो केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ट्वीट भी गया था जिसमें उन्होंने एक बात की जिक्र की थी कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लिया जाए। तो बैठकर अगर कहीं कोई असमानता है तो बैठकर उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता था। इसको कंट्रोल करने के लिए डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है। देखिए राहुल आनंद जी, एक चीज तो साफ है कि मानिए तो मानिए, वरना हम आपको एमपी एमएलए कोर्ट से आपको वारंट जारी करा देंगे। ये बीजेपी की नीति अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और क्योंकि 2017 में भी वो बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उन पर क्यों नहीं एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा भेजा गया था? या बाकी जो विधायक है जो बागी हो गए हैं उन पर क्यों नहीं? क्या इनको मठाधीश माना जा रहा है विधायकों का? देखिए, इसमें क्या है कि उनके ऊपर एक जब चुनाव आयोग जब अपने हाथ में सारी चीजों को ले लेता है तो उसके बाद एक आचार संहिता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें उनके द्वारा किया गया कोई कार्य अगर ऐसा होता है तो उससे उनको जवाब तलब किया जाता है। किसी को भी किया जा सकता है जो सत्ता में भी रहते हैं, ताकि वो कोई भड़काऊ बात ना बोल सके या समाज के अंदर कोई द्वेष पैदा ना करे। इसलिए उनको एमपी एमएलए कोर्ट ही चुनाव के समय वो उनको नोटिस जारी करता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें रोल नहीं है। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो बड़ा ही संक्षेप में, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बेटे के पुत्र मोह में उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। क्योंकि ये भी चर्चा जो चल रही है, ये मीडिया के मित्रों के द्वारा कयास लगाई जा रही है, क्योंकि उनको ये संभावना नजर आ रही है कि बीजेपी के टिकट पे न जीत के समाजवादी पार्टी के टिकट पे मेरा बेटा जीतकर सदन में कामयाब हो सकता है। तो कहीं अगर देखा जाए तो दोनों पहलू की बात की जाए तो आपको स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए एक चीज तो साफ है, जिस तरीके से एकदम से ये शीत युद्ध चल रहा था, कई बार इससे पहले भी 2 दिन पहले भी उनके कयास लगाए जा रहे थे, तब तो किसी ने मनाने की कोशिश नहीं की। जब तस्वीरें साफ हो गई, जब दिखा कि हाँ कुछ नहीं हो सकता, अब केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा तय है और फिर उनका माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा तय है और सीधे उनका समाजवादी पार्टी में भी जाना तय है, तब उनको मनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब कोई मनमानी होती है पार्टी के अंदर तो जब तक उसकी गहराई नहीं पता चल पाती है तब तक किसी को कोई नहीं मना सकता। और गहराई पता करते करते बहुत देर हो जाती है। देखिए, अगर किसी को जल्दीबाजी होती है जाने से पार्टी से तो उनको हम बांध कर रोक भी नहीं सकते हैं। और जहां तक बात अगर सत्ता की बात की जाए तो हमारा ये अखंड विश्वास भी है कि जिन्होंने राम को लाया है उनको वहां की जनता लेकर आएगी, ये तय है। लेकिन जो उनको लाए थे वो तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो विधायक है जिनकी बात की जाए। देखिए, बहुत सारे विधायकों का टिकट कटने की जो बातें चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक चीज के लिए बहुत जानी जाती है, वो है कि हम आपको सत्ता में रहने का सुख तभी प्रदान करेंगे जब आप जनता की बातों को करेंगे, जनता की मांगों को पूरा करेंगे। तो जिन नेताओं को जाने का डर है वो जा सकते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा डर अपने टिकट कटने की है। तो ये तो आगामी चुनाव में ये तय होगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देकर किसको सत्ता में भेजना चाहती है। देखिए राहुल आनंद जी, कल ही बीजेपी के हाई लेवल की बैठक होनी थी दिल्ली में, और उसके बाद से लगातार क्या जो सूची पर जिन पर मोहर लगी थी जिन विधायकों की, क्या वो लीक होने की भी खबर सामने आ रही थी कहीं ना कहीं, जिसको लेकर विधायकों ने कहा कि चलो बीजेपी से तो टिकट कट गया, अब कहीं ना कहीं तो अपनी जगह बनाते हैं। और कहीं लगता भी है उन्हें कि अगर यूपी में बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि जितने भी आपके बागी विधायक हैं वो सीधे समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की ओर रुख नहीं किया, या उन्होंने सीधे बीएसपी का रुख नहीं किया, सीधे समाजवादी पार्टी का दामन थामने की ओर जा रहे हैं। तो क्या ये वही है, सूची लीक होने की बात है क्या राहुल आनंद जी? देखिए अंकर साहब, जो सूची की जहां तक बात है,
तो मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा है कि अगर आप अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं करेंगे अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे। और इसी बीच दारा सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। राहुल आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे, दारा सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। दिया है सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। सपा में नहीं जा सकते हैं, नया पार्टी भी बना सकते हैं। जो भी समाज कहेगा मैं निर्णय लूंगा। तो आप दारा सिंह को सुन रहे थे, जो लगातार बता रहे थे कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और फिलहाल एक फाइनल कमेंट है राहुल आनंद जी आपसे ले लेते हैं और फिर राहुल आनंद जी अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी देखिए, दारा सिंह भी अभी कुछ कह रहे थे कि वो जनता का जो निर्णय होगा उसके साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे थे। तो बीजेपी से फिलहाल उन्होंने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है, तो एक और बड़ा झटका आपको लगता दिख रहा है इसी बीच? देखिए, इसमें बहुत बड़ा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अगर अपना इस्तीफा दिया है तो वो ये सोच कर भी दिया होगा कि उनकी भविष्य, उनकी टिकट कटने के चांसेस उनको ज्यादा नजर आ रहे होंगे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग बयान देते हैं पार्टी छोड़ने के पहले, जो भी लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो उनके लिए मैं स्पष्ट एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ऐसी व्यवस्था लागू की है कि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति को भी आज योजना का लाभ और योजना कैसे क्रियान्वयन हो रहा है बाद में बात कर लेते हैं। फिलहाल समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। और राहुल आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दल बदल राजनीति अभी भी लगातार जारी है, एक और इस्तीफा मिला है। तो फिलहाल एनबी न्यूज की खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।